3 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 2 राज्यों में चुनाव होना अभी बाकी है, और 2 राज्य हैं वो तेलंगाना और राजस्थान। क्या लग रहा है, इनमें कौन सा मुद्दा आपको ज्यादा प्रभावित करता है, और कौन मुद्दा लगता है कि कौन लीड कर रहा है, कौन सी पार्टी उस मुद्दे को लेकर के चल रही है? जहां तक इलेक्शंस की बात है, इलेक्शंस तो एक मैट्रिक्स पे लड़े जाते हैं, एक उम्मीद पे लड़े जाते हैं, एक परसेप्शन पे लड़े जाते हैं। और पिछले 2014 से हम देखते आए हैं कि इलेक्शंस में जीडीपी ग्रोथ कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कि आपने मेंशन किया, अनएम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा नहीं है इसमें, लोगों की शिक्षा रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है इसमें, हाउस होल्ड सेविंग्स का कोई मुद्दा नहीं है इसमें, इन्फ्लेशन का कोई मुद्दा नहीं। इसमें मुद्दा क्या है? इसमें मुद्दा है कि 2024 में रामलला का मंदिर बन जाएगा। इसमें मुद्दा है कि किस तरीके से काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स जो हैं वो लोगों का प्रताड़न करती हैं, ट्रकों को रोक कर एक समुदाय के लोगों को अटैक करती हैं, और जब उनके केसेस में जब पुलिस उनको ढूंढती है तो वो जय श्री राम का नारा लगा के घोषणा करके वो एक पार्टी की तरफ हो जाती है। जितने भी पॉलिटिशियंस जिन पे ईडी सीडी और सीबीआई की और आईटी की रेड पड़ी, वो या तो अपनी कंपनी अदानी को बेच देते हैं, या वो सत्ता पक्ष के लोगों को नतमस्तक हो जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको पैसा दे देते हैं और उनके अधीन हो जाते हैं और कहते हैं कि जो आप कहेंगे वो ठीक है। अब क्योंकि आपने बात रखी इकोनॉमी की, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यूपीए 1-2 का जो ग्रोथ रेट था, यूपीए 1 में करीब 8.5% था, यूपीए 2 में 7.5% था। एवरेज 7.5% ग्रोथ जो है वो यूपीए 1-2 के 10 साल के शासनकाल में मिली। 2023-24 का जो ग्रोथ का अनुमान था 6.2% था सरकार का, जो कि 5.8% पे है। अगर औसतन पिछले 9.5 साल का अगर लेखा जोखा माने तो जीडीपी ग्रोथ, जिसको ये कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, तीसरी, और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कई सभाओं में की कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वो किसकी कॉस्ट पे बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो वो ग्रोथ जो है हमारी 5.5% से लेके 5.8% पे जाके टिक गई है। अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसमें 42% अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स का है, अंडर ग्रेजुएट्स का 35% है, और जो इस श्रेणी में नहीं आते रूरल एरियाज में, उनको मनरेगा मजदूरी का 100 दिन का काम भी नहीं मिलता। और अब तमाम जिसको कहते हैं कॉम्पनसेटरी वेलफेयरिज्म, कि आप देश का उद्धार नहीं कर पाए, आप देश के लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए, तो अब कॉम्पनसेटरी वेलफेयरिज्म में आप 450 का सिलेंडर देंगे, 3200 धान का रेट देंगे, 2600 गेहूं का रेट देंगे। अच्छी बात है, देना चाहिए, क्योंकि किसानों का 45 लाख करोड़ रुपए बकाया है आप, जो पिछले 40 साल से उनका प्रताड़न किया। पर क्या ये स्कीम सिर्फ उन स्टेटों के लिए जिसमें इलेक्शन है? जिसमें बीजेपी शासित प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है, इन प्रदेशों में जिसमें डबल इंजन की सरकार की कवायद इनके सारे मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री मोदी करते आए, डबल इंजन की सरकार जिताइए, ट्रिपल इंजन की सरकार जिताइए, उन स्टेटों में धान का रेट 1500 रुपए क्यों है, गेहूं का रेट 2000 रुपए से नीचे क्यों है, और उन लोगों का शोषण क्यों हो रहा है? खाद चाइना से इंपोर्ट होती है, फसल जो है एफसीआई के गोदामों में अदानी के पहरे के अंदर है। और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत का जो बात की जाती है, तो ये आत्मनिर्भर भारत की तो मृत्यु हो चुकी है। ये आत्मनिर्भर भारत नहीं, निर्भर भारत है। पहले ये भारत चाइना पे निर्भर है, उसके बाद वो अदानी और मोदी जी पे निर्भर। तो ये बात आ जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, फिर ये सरकार कहती है कि क्रेडिट ग्रोथ हो रही, 15.5% क्रेडिट ग्रोथ हो गई। वो क्रेडिट ग्रोथ किस में हो रही है? वो पर्सनल लोन, छोटे छोटे लोन्स लेके लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। गोल्ड लोन्स लेके लोग अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। आपको याद होगा जब नोटबंदी की थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने ठहाके लाके कहा था लोगों के घर में पैसा नहीं है अपनी बेटी की शादी करने की। तो वही हो रहा है, सोना गिरवी रख के बच्चों की शादियां की जा रही हैं, घर के खर्चे निकाले जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली पे अगर आपको दिया भी जलाना है तो आपको बैंक से लोन लेके जलाना पड़ेगा। आपने देखा कितनी सारी स्टडीज आई जिसमें ये कहा गया कि हाउस होल्ड सेविंग्स जो हैं वो 20 से 22% कम हो गई हैं। लोगों की जमा पूंजी से पैसा निकाला जा रहा है, लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं। और आने वाले 2024 में आप देखेंगे जिस तरीके से सीरियल इन्फ्लेशन पिछले 3 साल से 11.5% से लेके 10.5% और 11.5% के बीच में मेंटेन्ड है, आने वाले समय में दाल रोटी के लाले पड़ जाएंगे। और जो ये कहते हैं कि हम 3200 रुपए रेट देंगे धान का और 2600 गेहूं का, तो मैं आपको बता दूं 3% प्रोक्योरमेंट भी सरकार नहीं करती एमएसपी पे। हमने किसान यूनियंस के साथ मिलके जो उद्घोषणा बनाई थी, पत्र बनाया था, जो सब मैनिफेस्टो कमेटीज को दिया, कांग्रेस की भी कमेटीज को दिया था और बाकी पार्टीज की भी कमेटीज को दिया था। हमने उसमें कहा था कि आप दंड का प्रावधान कर दीजिए
कि एमएसपी से नीचे आड़ती प्राइवेट बायर कोई भी इस रेट से नीचे नहीं खरीद सकता। तब तो 2600 रुपए की वैल्यू है। अगर 3% खरीद ही हो रही है और 97% खरीद जो है वो ओपन मार्केट में हो रही है, तो उस एमएसपी का क्या फायदा? जब तक आप दंड का प्रावधान नहीं करेंगे, जब तक आप इरिगेशन बेनिफिट्स नहीं देंगे, जब तक आप फसल बीमा योजना का पैसा प्राइवेट कंपनियों से नहीं दिलाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्शन में मैनिफेस्टोस बना के बहुत सारी घोषणाएं करनी कि हम ये करेंगे, हम 10,000 रुपए फलाने को देंगे, लाडली बहन योजना में 1250 रुपए महिलाओं को देंगे। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर उनको आउटडू करने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी फिर वो डबल उसको स्कीम ला, क्योंकि उन्होंने अपना राजस्थान का जो मैनिफेस्टो था वो बाद में रिलीज किया, मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो उन्होंने पिछले शुक्रवार को रिलीज किया। तो उनके पास भी स्कूटी देने की, कंप्यूटर देने की, ये सब बातें जो हैं, जो पॉपुलिस्ट योजनाएं हैं, वो तो दे रही है। पर जो मुद्दे की बात है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, इस देश का नागरिक कैसे बेनिफिट लेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रोल होगी, और देश का जीडीपी जो पहले 7.5 से 8.5% पे चल रहा था, देश में औद्योगिक विकास हो रहा था, वो कैसे होगा। और लास्ट में एक बात कहकर अपनी बात को भी विराम दूंगा कि आपने देखा राहुल गांधी ने पूछा कि कौन से फोन बनते हैं हिंदुस्तान में, तो उसमें मोदी जी ने कहा ये मूर्खों का सरदार है, इसको पता नहीं कितने फोन हिंदुस्तान में ऑलरेडी बन रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रघुराम राजन ने परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम की पूरा पर्दाफाश किया हुआ एक व्हाइट पेपर जारी किया। उन्होंने कहा ये पीएलआई स्कीम सिर्फ नुकसान की स्कीम है। देश का पैसा 17,000 करोड़ रुपए इन्होंने पीएलआई स्कीम और इंडस्ट्रियल स्कीम्स में दिया है, जिसमें सिर्फ आप असेंबली यूनिट्स के पार्ट इंपोर्ट करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन जो करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें पीएलआई स्कीम से नीचे पैसा जा रहा है। मतलब जो आप कमाई कर रहे हैं वो पीएलआई स्कीम जो ऑफर कर रही है सरकार, उससे भी नीचे की कमाई है। सरकार को उसमें नुकसान हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा उसमें जाया हो रहा है। तो ये कैसी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव है जिसमें सरकार और टैक्स पेयर के पैसे से आप इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। कोई असेसमेंट रिपोर्ट नहीं, कोई इन्वायरमेंटल असेसमेंट नहीं होती, कोई देश में वेल्थ मैनेजमेंट कैसे होगी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसकी बात नहीं होती। 40 लोग आज 150 दिन से उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं। ये योजना भी 4 धाम की जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े फैनफेयर से लॉन्च की थी कि हम 4 धाम की यात्रा ऐसी सुखद बना देंगे कि आप जो है हिमालय पर्वत तक भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? आज 40 मजदूर 150 दिन से फंसे हुए हैं, उनकी ड्रिलिंग मशीन कल फिर चरमरा गई, दूसरी ड्रिलिंग मशीन आ रही है। कितने उसमें बचेंगे और कितने मरेंगे इसका कोई ब्यौरा नहीं है, और ये सरकार पूरा चुप है इस बात पे। जो राजेंद्र भाई ने कहा और जो एक हमारे दर्शक कह रहे हैं, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि आम आदमी, लहरू हितेश कह रहे हैं, बड़ा अच्छा कहा है इन्होंने कि आम आदमी अब कहाँ आम रहा है, वो तो टिश्यू पेपर बन गया है। और टिश्यू पेपर केवल आम आदमी नहीं है, हम तो देख रहे हैं कि जो हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा बने अडवाणी साहब, वो भी टिश्यू पेपर हो गए। संघ ने उनको टिश्यू पेपर बना दिया। मोदी जी का नाम ले लीजिए, लेकिन टिश्यू पेपर बना दिया संघ ने उनको, और आज कहाँ है वो। तो जिस जिस घर में या जिस घराने में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसको टिश्यू पेपर बना दिया जाए, तो आम आदमी की क्या हैसियत है? आम आदमी इस बात को नहीं समझ पा रहा है। राहुल गांधी समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो उनको कह देते हैं मूर्खों का सरदार। तो फिर जनता को लगता है कि हाँ यार, ये तो वही है। इतना मोबाइल हमारे देश में बन रहा है। मुझे थोड़ा सा वो भी बताइएगा कि मोबाइल क्या बन रहा है, कौन सा मोबाइल देश में बन रहा है? आपने हालांकि उस पर चर्चा की है, आपने बतलाया है कि कितना, लेकिन एक सामान्य शब्द में बतलाइए कि कौन सा मोबाइल इस देश में बन रहा है और राहुल गांधी मूर्खों के सरदार कैसे हैं? पहले तो मैं धनंजय जी, रविंद्रन जी की बात को ही, राजेंद्रन जी की बात को ही आगे करूंगा। जो स्टडी इनकम ग्रुप 2023 की स्टडी है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023, जिसमें मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट का बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्रेजुएट्स में है वो 42% है, अंडर ग्रेजुएट्स में 22.5% है, और सरकारी नौकरियों में 22% डिक्लाइन ओवरऑल हुआ है सेंट्रल स्टेट का नौकरियों का। तो वो नौकरियों में रिक्त स्थानों के अलावा भी 22% ड्रॉप है। रिक्त स्थान तो अलग कर दीजिए, जो नौकरियां सुरक्षित हैं उसमें भी 22% ड्रॉप है। और जहां तक उन्होंने इनकम की बात की, तो उसी स्टडी में इस इनकम का भी एक आंकड़ा है जो ये कहता है कि एवरेज मंथली इनकम 9.5% से गिरी है पिछले पिछले 9 सालों में। लास्ट 4 क्वार्टर में 12,700 से 11,600 हो गई एवरेज मंथली इनकम, पर कैपिटा इनकम जिसकी आप बात कर रहे हैं। और उसमें रूरल कैजुअल लेबर का सबसे बड़ा नुकसान है, 388 रुपए से 250 रुपए उसकी जो है एवरेज रूरल इनकम प्रतिदिन है, जिसमें 100 दिन का काम भी उसको नहीं मिलता है। तो इसीलिए 22.5% गोल्ड लोन के
जो बैंक क्रेडिट है उसमें 22% हिस्सेदारी जो गोल्ड लोन की है और 18.5% हिस्सेदारी पर्सनल लोन की है। और सरकार ने, आरबीआई ने कल एक चिट्ठी जारी की है, राजेंद्र साहब को पता होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये गोल्ड लोन्स और पर्सनल लोन्स को टाइटन करिए क्योंकि इसमें डिफॉल्ट बढ़ रहा है। तो मतलब क्रेडिट को ये और रोक रहे हैं। क्रेडिट को क्यों रोक रहे हैं? उसके पीछे की मंशा ये है कि पीछे से जो अब क्रूड ऑयल है वो रशिया से इनको 1.5 साल जो यूक्रेन वॉर के अंतर्गत 70-71 बिलियन मतलब डॉलर पर बैरल पे जो तेल मिला, जो कि सऊदी अरेबिया से करीब 15-16% डिस्काउंट पे था, उसमें अब वो तेल जो है, क्योंकि उसका फ्रेट भी बढ़ गया, इंश्योरेंस बढ़ गया, अब वो तेल जो है वापस महंगा हो रहा है। तो हायर एनर्जी कॉस्ट, हायर इंपोर्ट कॉस्ट की वजह से अब आरबीआई जो है वो क्रेडिट नॉर्म्स को टाइटन कर रही है और लोगों के हाथों में कम पैसा रहेगा, लोगों का कर्जा बढ़ेगा, लोग आड़तियों के पास जाएंगे, 2% 3% पे पैसा उठाएंगे, कुर्कियां होंगी, जमीनों की नीलामी होगी, ये सब आप देखेंगे, और दाल रोटी महंगी होगी, जो कि मैंने पहले आपको वक्तव्य में कहा था। अब जहां तक रही है फोन्स की बात, फोन्स का मामला ऐसे है कि आपने देखा कि एक तरफ तो कहा जाता है कि चाइना का प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, और उसकी वजह से उन्होंने एक न्यूज क्लिक करके एक मैगजीन थी, और उसके जो प्रबीर साहब थे और उनके एक और साथी थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया यूएपीए में कि ये रॉय सिंघम से पैसा लेते हैं। और परसों ही या कल ईडी ने एक सम्मन जारी किया है सिंघम रॉय चौधरी को शंघाई में। ये तो एक तरफ की बात हो गई, और दूसरी तरफ उर्वरक और यूरिया मेड इन चाइना इंपोर्ट होता है, और वो चाइना इंपोर्ट से आता है, उस खाद के नीचे लिखा रहता है आत्मनिर्भर किसान। जिस चीज का इंपोर्ट चाइना से हो रहा है उसमें किसान की आत्मनिर्भरता को कैसे आप पूरा करेंगे, इस बात का ही पैराडॉक्स उस बोरे में लिखा रहता है, जो लाइन लगा के उर्वरकों की खरीद में किसान अपनी जान तक दे देता है कि एनपीके नहीं मिलता है, कई बार डीपी नहीं मिलता है। और जहां तक आपने फोन की बात की, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लॉकडाउन में प्रधानमंत्री केयर फंड में वीवो से पैसा लिया, इन्होंने Xiaomi से पैसा लिया, और कई चाइनीज कंपनी में जिसका ऑडिट करने पे उन्होंने मना कर दिया, जिसकी आरटीआई में इंफॉर्मेशन देने से उन्होंने मना कर दिया। अब ये इंपोर्ट का मामला ऐसा है कि इंडिया चाहती है कि, आपको याद होगा एक टाइगर, आत्मजीत भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं एम चंद्रन जी, एक बार हाँ बोलिए, कुछ दखल देना चाह रहे हैं। जो बता रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा एडिशन मैं करना चाहूंगा, एक आम नागरिक के समझ में आ जाए। होता क्या है धनंजय जी, एक होता है सीकेडी और एक एसकेडी होता है। ये होता है कंप्लीटली नॉकडाउन किट और होता है सेमी नॉकडाउन किट। तो होता क्या है, जैसे सर बता रहे हैं, चाइना और ताइवान और इन देशों से ये कंपोनेंट्स आते हैं इंडिया में, और इनको असेंबल किया जाता है, उसमें मेड इन इंडिया का ठप्पा लग जाता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर की कैपेबिलिटी नहीं है, और सेमीकंडक्टर जो है बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। ना सिर्फ केवल धनंजय जी आपके मोबाइल फोन बनाने में, आजकल हम ईवी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, देश बुरी तरह से पिछड़ जाएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि जिस देश के पास सेमीकंडक्टर की कैपेबिलिटी आएगी, वो आगे की जो टेक्नोलॉजी है उनमें आगे बढ़ पाएगा। सर धन्यवाद जी। तो सेमीकंडक्टर लगाने के लिए जो है, सेमीकंडक्टर लगाने के लिए कब से, पिछले साल से बोल रहे हैं वो नहीं, उसमें भी झोल, वो सेमी कंडक्टर का झोल बहुत बड़ा है, उस पर पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा। इसमें पेटेंट राइट होते हैं, वो सेमी कंडक्टर्स क्यों मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते, उनकी असेंबली लगाने के लिए भी ये पीएलआई स्कीम लेके आए हैं। 17,000 करोड़ रुपए का राजस्व का पैसा, टैक्स केयर का पैसा बट्टे खाते में जा चुका है, ये पीएलआई स्कीम। मैं सिर्फ आपको मोबाइल फोन्स की बात बताऊंगा ताकि इस बात को यहीं समाप्त कर दूं, नहीं तो अदरवाइज अगर हम सेमीकंडक्टर में चले गए तो 1 घंटा लंबा हो जाएगा। हाँ, उसके लिए अलग से रखेंगे। जी। तो मोबाइल फोन्स का क्या है कि ये, जैसे राजेंद्र साहब ने बताया कि उसमें पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। जैसे गाड़ियों के पहले पार्ट इंपोर्ट किए जाते थे, जनरल मोटर और फोर्ड इंडिया अपनी गाड़ी बनाते थे, गाड़ी क्या करते थे, वो असेंबली करते थे, खाली टायर यहाँ से सोर्स करते थे, बाकी सस्पेंशन, चेसिस, उसका एक्सल, उसका व्हील, उसका सब बाहर से आता था। तो वैसे ही फोन के सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं, क्योंकि एक बड़ा टाइगर जो है, एक बड़ा लायन मेड इन इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी ने अनवील किया, और उन्होंने सोचा सऊदी अरेबिया से और बाकी कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्री से जिनको ये अनाज देते हैं, जिनके साथ ये काम करते हैं, वहां से इनको इंडस्ट्रियल, और इजराइल के साथ दोस्ती करते हैं, तो यूएस की कई कंपनियां जो है हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी। पर उन्होंने सही से रोड मैप नहीं दिया। उन्होंने रोड शोज तो किए,
जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के रोड शो होते हैं, वैसे रोड शोज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए भी किए गए। बहुत सारा पैसा खर्च किया गया, जेनीवा में गए, जर्मनी में गए, यूएस में गए, बहुत कंट्रीज में गए, पर इनको वहां पे लोग नहीं मिले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं की, इन्होंने कोई रोड मैप ही नहीं दिया। सिर्फ कह देने से कि हम ये कर देंगे तो ऐसे कंपनीज तो नहीं मानती ना। कंपनीज तो आपको पूरा लेबर लॉस की बात करती हैं, वो जगह की बात करती हैं, इन्होंने फ्री में जगहें बांटी। उन कंपनीज ने सिर्फ फोन असेंबल किया। मान लीजिए, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं कि अगर मैं 40 रुपए का पार्ट इंपोर्ट कर रहा हूं और उसमें लेबर लगा के, कॉस्ट लगा के, और अगर मैं वो वैल्यू एडिशन करके भी 60 रुपए में भी अगर वो मैं माल बाजार में नहीं बेच सकता, तो मेरा तो लॉस का नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप 40 रुपए का इंपोर्ट कीजिए, आप उस माल को 55 रुपए का अपनी ही कंपनी में बेच दीजिए। जैसे कि मैं सीकेडी पार्ट्स बनाता हूं और मैं एंड प्रोडक्ट भी बेचता हूं, तो मैं इनके यहाँ वो 40 रुपए का पार्ट भेजूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे वो उसको असेंबली करने के लिए इंडिया में 10 रुपए देगी, और मैं खुद की कंपनी में वो चीज जो है वो 55 रुपए की बिल कर लूंगा, तो मेरा 10 रुपए का फायदा भी हो गया और मेरी लेबर कॉस्ट भी खत्म हो गई। तो ये कंपनीज को पैसा दे रहे हैं कि आप यहाँ पे असेंबली कीजिए, ताकि हम ये दिखा सकें कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, जो कि 2% भी नहीं है आज की डेट में, और आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार में 4.5% इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती थी। इस सरकार में 2% भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, वो भी फर्स्ट फिगर है। अगर सही मायने में माने तो पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में हम नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ में है और नेगेटिव इंडस्ट्रियल आउटपुट में है। राजेंद्र साहब इस बात का सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हम नेगेटिव में चले गए हैं, तो डेस्परेशन में हम इन कंपनीज को कह रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे, आप यहां असेंबली कीजिए, और टैक्स पेयर का पैसा उनके प्रॉफिट में जा रहा है, और कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो मुनाफा है। डेल आएगी, उसको पैसा मिलेगा, वो अपनी असेंबली करेगी और अपनी मार्केटिंग कंपनी को बेच देगी, इनसे पीएलआई स्कीम में पैसा ले लेगी। एंड ऑफ द डे अगर ये पीएलआई स्कीम और 3 साल चल गई, तो मेरा यह अनुमान है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान और हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये पीएलआई स्कीम सस्टेनेबल नहीं है और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है।